हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने आपको जो बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने पढ़ लिया था कि पाचन होता क्या है, पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो आहार नाल पढ़नी है, एक पाचक ग्रंथियां पढ़नी है। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियां तो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल का नंबर 1 पे आपका जो टॉपिक है वो होता है क्या, मुख। ठीक है, क्या है, सबसे पहले आता है आपका पाचन तंत्र का मुख। ठीक है, अब इस मुख में हमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है दांत, एक पढ़ना है आपका जीभ। ठीक है, नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम दांत और नंबर 2 पे पढ़ेंगे जीभ। ठीक है, दांत में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे देखिए ये हो गया आपका दांत। ठीक है, जो अब हम दांत की बात करूं मैं कि भाई विज्ञान की किस शाखा के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है, तो एक वर्ड आता है ओडेंटोलॉजी। क्या आता है, ओडेंटोलॉजी, जिसमें क्या होता है, दांतों का अध्ययन किया जाता है, या इसका जो विशेषज्ञ होता है या इस दांतों का जो डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजिस्ट। ओडेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दांतों का डॉक्टर या दांतों का विशेषज्ञ, जो उसको संपूर्णतः दांतों के बारे में जानकारी हो, उसे क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट। जैसे मैं बात करूं आपको, जैसे पैरों के जो अस्थियां के डॉक्टर होते हैं, या जैसे मैं आपके आंख की बात करूं, आंख के डॉक्टर क्या कहलाते हैं, ऑप्थेलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और जो आंखों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑप्थेलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार हम जब दांतों की बात करें तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आता है आपका कि जो ये मनुष्य के दांत है वो क्या होते हैं, द्विबारदंती, डाइफॉइड। ठीक है, अब ये द्विबारदंती कैसे हो गए, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में या अपने जो लाइफ सर्किल होता है या लाइफ काल में या लाइफ पीरियड में जो दांत होते हैं वो कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं आपके अस्थायी दांत या दूध के दांत, जिसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये सामान्यतः जो बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने पश्चात ये दांत आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अस्थायी दांत या दूध के दांत। ठीक है, अब इसको दूध के दांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो दांतों के गिरने की आयु होती है वो 14 साल के बाद, जब बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो उसकी ये दांतों की संख्या है, जो अस्थायी दांत है, ये गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाए मनुष्य के दांत में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या उत्तर होगा, 20। और जिससे आपको पूछ ले जाएगा कि दूध के दांत किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, जब बच्चा 6 महीने का होता है उससे लेके 14 वर्ष की आयु तक के जो दांत आते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं या दूध के दांत होते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं आपके परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। ठीक है, ये कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। ठीक है, एक एडल्ट या वयस्क की बात करूं मैं आपके, तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, अब ये 32 कौन कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इसी में टॉपिक में। ठीक है, ये तो हो गया द्विबारदंती कैसे होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कि मनुष्य के दांत वो होते हैं विषम दंती होते हैं या हेटेरोडोंट, विषम दंती या हेटेरोडोंट। अब ये हेटेरोडोंट या विषम दंती क्या होते हैं, एक शब्द आता है सम, एक होता है विषम। विषम का मतलब होता है अलग अलग और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, तो हमारे जो दांत है वो विषम दंती यानी कि हेटेरोडोंट यानी कि विषम यानी अलग अलग है। जो हमारे 32 दांत है एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे विषम दंती कहते हैं। लेकिन अगर जब हमारे दांत समान होते या एक ही समान के होते तो क्या कहलाते, समदंती कहलाते। ठीक है, ये तो हो गया विषम दंती। इसके बाद आता है जो मनुष्य के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रतदंती होते हैं। क्या होते हैं, ग्रतदंती। अब ये ग्रतदंती कैसे हो गए, जो हमारे दांत होते हैं ये, ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे ऐसे मसूड़े की तरह जो गर्त होते हैं, इस गर्त के अंदर एक जो खड्डा बना के अंदर घुसे हुए होते हैं, ऐसे ये दांत है। ठीक है, जो ये क्या कहलाता है, ग्रत कहलाते हैं। क्या कहलाता है, ये भाग ग्रत कहलाते हैं, इसलिए इसे ग्रतदंती कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके दांतों के प्रकार। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दांतों के प्रकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि दांतों के कितने प्रकार है, मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के। और अगर आपके पूछ ले जाए मनुष्य में लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं, तो कितनी बार आते हैं, 2 बार। कौन कौन से, अस्थायी और स्थायी। ठीक है, अगर कुल टोटल प्रकार पूछे या टाइप पूछे दांतों का, तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार के, 4 टाइप्स।
अब ये 4 प्रकार का कौन कौन से होते हैं इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आता है आपका कृतनक। क्या आता है, कृतनक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। 8 कैसे हुई, 4 ऊपरले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, 8 हुई। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, भोजन को काटना। क्या होता है, भोजन को काटना। इसके बाद नंबर 2 पे आता है सीजर या रदनक, जिसे इंग्लिश में सीजर कहते हैं। ठीक है, और जो हिंदी में इसको रदनक कहते हैं। जो इसकी टोटल संख्या आपको पूछ ली जाए तो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और जो इसका कार्य होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अग्रचौर्णक या प्रीमोलर। क्या, अग्रचौर्णक या प्रीमोलर। इसकी संख्या कितनी होती है, आपके 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। जिसका क्या कार्य होता है, भोजन को चबाना। क्या होता है, भोजन को चबाना। ठीक है, और जो इसके बाद आता है मोलर दांत या चौर्णक। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। इसका कार्य होता है भोजन को चबाना। आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि कर्तनक की संख्या कितनी होती है, या रदनक की संख्या कितनी होती है, या अग्र चौर्णक या चौर्णक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये अब इन टोटल को काउंट कर लो तो इसके 8 4 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, और 12 32। ये हो गए आपके टोटल 32 दांत। ठीक है, ये तो हो गए दांतों के प्रकार। ठीक है, इसके बाद आता है आपके दांत सूत्र। क्या आता है, दंत सूत्र, टिथ फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस टिथ फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना है। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको तो आपको ये कर्तनों की ये संख्या आपको रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं पे कंफ्यूजन हो जाओगे तो आप उस फॉर्मूले के माध्यम से क्या करोगे, इस दांतों की संख्या को निकाल दोगे। तो ठीक है, मैं नंबर 1 ऐसे मैं आपको इस सूत्र को 4 डिवाइड में बांट देता हूँ। ठीक है, ये हो गए 4 डिवाइड। ठीक है, नंबर 1 पे ये हो गया, मैं इन सीजर को आई से और सीजर को एस से, नहीं सी से, और इस प्री मोलर को पी एम से और मोलर को एम से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, अब आता है कि आपके टोटल 32 कैसे हो गए। ठीक है, तो ये दो के ऊपर वाले जबड़े की संख्या, ये नीचे वाले जबड़े की संख्या। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक ऊपर वाले जबड़े जो कि ये क्या आपका जबड़ा है, नीचे वाला है। ठीक है, अब इस जबड़े का जो ये इधर वाला पार्ट है, एक मतलब जो बीच वाले दांत है उसके इस साइड वाले पार्ट का ये फॉर्मूला है, ये वाली संख्या, और जो इसकी डबल करेंगे इंटू 2 करेंगे तो इधर वाली आ जाएगी। तो ये टोटल ऊपर वाले जबड़ा इंटू ये 2 ये टोटल क्या हो गई आपके ऊपर वाले की संख्या। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाले इंसीजर की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, नीचे वाले में कितनी है, 2 है। ये किसकी बात कर रहा था मैं, इस एक अर्धांश की। ठीक है, और नीचे वाले की और एक ऊपर वाले अर्धांश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन टोटल कितने अर्धांश इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 4 होंगे, और 2 से गुणा होंगे तो कितने आएंगे आपके, 8 आएंगे। ये रहे कर्तनकों की संख्या 8। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सीजर। ठीक है, सीजर की संख्या टोटल कितना, 1 और 1 2, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके 4। ठीक है, ये प्लस। ठीक है, अब ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपके, 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, कितने हुए, 6 हो गए। अब इन 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका काउंट कर लो कितने हो गए, 32 हो गए। तो इसलिए आपको फॉर्मूला समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हमें सही संख्या मालूम नहीं होती है। तो आपको कई बार कर्तनक की संख्या होती पूछ ली जाती है तो आपके कंफ्यूजन चलता है कि 8 होती 4 होती, 8 होती 4 होती। तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया है तो आप दांतों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया दंत फॉर्मूला। ठीक है, ये तो परमानेंट टीथ के दांत का फॉर्मूला है। अब आता है कि भाई अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, वो किस प्रकार होती है वो भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी संख्या 20 कैसे होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2102 इंटू 2। इसमें क्या होता है, जो कर्तनक और रदनक की संख्या तो समान होती है, लेकिन जो अग्रचौर्णक क्या है, अग्रचौर्णक। ठीक है, अग्रचौर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है।
ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें किसकी संख्या 0 होती है? अस्थायी दांत या दूध के दांत में अग्रचरणों की संख्या। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाए कि आपके दूध के दांत में अग्रचरणों की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होगा 0। ठीक है। अगर आपके पूछ ले जाए कृतनकों की संख्या कितनी होगी तो ये भी 8 होगी, इसमें भी 4 होगी। ठीक है, इसमें कितनी होगी? 0 होगी इसमें। ठीक है। अब आता है यहाँ पे आपने वहाँ पे जो चरणों की संख्या कितनी थी? 3 थी, 3 जोड़ी, और इसमें भी कितनी थी? 3 जोड़ी थी। ठीक, लेकिन इसमें कितनी है? 2 है, तो इसकी टोटल होगी 4 × 2 8। तो अब इनको जोड़ लो, टोटल कितना आता है? 8 4 12 और 8 20। ये होती है अस्थायी दांतों की संख्या। नहीं पूछा जाता है कई बार, लेकिन फिर भी आपके अगर एग्जाम आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ये होगा आपका अस्थायी दांतों के दांत फॉर्मूला। ठीक है। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछेगा तो कर्तनक और रद्रंग ना पूछ के क्या पूछेगा? अग्रचरणों या चरणों की संख्या, क्योंकि उसी में फेरबदल है मनुष्य के दांत फॉर्मूले में। ठीक है। एक आता है कि एक शब्द आता है विवेक डाड। क्या शब्द आता है? विवेक डाड। एक शब्द आता है आपका विवेक डाड। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? और अक्ल दांत, अक्ल दांत। ठीक है। अब ये अक्ल दांत क्या होते हैं? जो मनुष्य के अंदर क्या होता है? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। और 32 दांत में जब 2 जबड़े होते हैं, क्या होते हैं? 2 जबड़े होते हैं, ऊपर वाला जौ और नीचे वाला जौ। जो ऊपर वाले जौ के दोनों साइड के जो अंतिम 2 दांत और नीचे वाले जबड़े के 2 अंतिम दांत, जैसे कि ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये आपके नीचे वाला जबड़ा हो गया। ठीक है। ये दांत पीछे वाली जोड़ी और ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये क्या कहलाती है? इन टोटल ये ऊपरली जबड़े में होगी 2, निचले जबड़े में हो गई 2। 2 + 2 कितने हो गए? बराबर आपके 4। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अक्ल डाड या विवेक डाड की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4। और कौन सी होती है? सबसे लास्ट वाली जोड़ी या 16वीं जोड़ी। ठीक है। क्या हो गए? अक्ल डाड। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दांत की संरचना। क्या पढ़ेंगे? दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। ठीक है। दांत की संरचना में देखिए, सबसे पहले दांत है जो तीन चीजों से मिलकर, 3 भागों से मिलकर बना। एक तो होता है सिकर, एक होता है गिरवा, एक होता है मूल। ठीक है। ये होता है दांत की स्ट्रक्चर। ठीक है। तो दांत की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर क्या होता है? दांत का एक इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। ठीक है। और ये इनेमल किस चीज से मिलकर बना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट या किससे मिलकर बना होता है? इनेमल से बना होता है ये। और इनेमल किससे? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? ये होते हैं कैल्शियम होते हैं और फॉस्फेट होते हैं, 2 तत्व होते हैं। ठीक है। अब इस ये इनेमल मानव शरीर का वो पार्ट है, सबसे कौन सा पार्ट है? सबसे कठोर, इसको हम सबसे कठोर या स्ट्रॉन्ग या सबसे हार्डेस्ट पार्ट ह्यूमन बॉडी कौन होगा? इनेमल होगा। ठीक है। इसके बाद आता है ये डेंटिन। क्या आता है? डेंटिन। जो दांतों के नीचे वाला, जो इस इनेमल के नीचे कौन सा भाग होता है? आपका डेंटिन होता है। ठीक है। इसके बाद आपके होते हैं क्या? मसूड़े। सबसे नीचे क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। ठीक है। जो किस में होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया गर्ददंती, ये जो मसूड़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक रोपित होते हैं। ठीक है। उन मसूड़ों का कार्य क्या होता है? दांतों को, और ये जो मसूड़े हैं किससे मिलकर बने होते हैं? मांसपेशियों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जो दांतों को जकड़े हुए या अपने आप को मजबूत पकड़े हुए जड़ के रूप में कार्य करते हैं, जो दांतों को एक जगह स्थिर कंट्रोल करके रखे होते हैं। ठीक है। ये तो हो गई दांत की संरचना। ठीक है। यहाँ तक दांत खत्म होते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ना है? जीभ पढ़ना है। नंबर 2 पे क्या पढ़ना है? जीभ पढ़ना है। ठीक है। ये रही आपके नंबर 2 जीभ। ठीक है। अब ये जीभ होती है, जो ये क्या होती है? एक मांसपेशीय अंग है। जीभ क्या है? एक
टंग्स ए मस्कुलरी ऑर्गन या जीभ एक मांसपेशी अंग है, क्योंकि जीभ के अंदर कोई हड्डियां नहीं होती है, ओनली फॉर क्या होती है, मसल्स होती है या मांसपेशी होती है। ठीक है, इसी मांसपेशी के कारण इसे मस्कुलरी ऑर्गन कहा गया है या मांसपेशी अंग कहा गया है। ठीक है, अब आता है जीभ की संरचना। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, जीभ की संरचना पढ़ना है। ठीक है, अब जीभ की संरचना पढ़ते हैं तो जीभ क्या होते हैं, हमारे शरीर के जो गले में एक हड्डी होती है जिसे क्या कहा जाता है, हॉइड। क्या कहा जाता है, हॉइड। ये हॉइड हड्डी होती है जो क्या जीभ को जुकड़े हुए या जोड़े हुए रहती है जिससे हड्डी के साथ। ठीक है, अब ये आता है जीभ जो होती है, जीभ के क्या होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंकुर होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे। ठीक है, और अब आता है जीभ के जो जीभ हमारे शरीर में कार्य क्या करती है, भोजन को टेस्ट पता करना है या भोजन का पता करना है या जो हम भोजन ले रहे हैं उसका स्वाद पता करने में काम आती है, या स्वादेंद्रीय ग्रंथि भी कहते हैं या ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, अब आता है जो ये स्वाद किस प्रकार, जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार का स्वाद बताता है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले जो जीभ का सबसे आगे वाले भाग होता है वो किस प्रकार बताता है, आपका स्वीट या मीठा। जो मीठा भाग होता है वो हमारे जीभ की जो आगे वाले भाग होता है उसके टच आते ही आपको पता चल जाएगी जो हम भोजन ले रहे हैं वो कैसा है, मीठा है। अगर आपने रसगुल्ला खाया, अगर आपने क्या खाया, रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला का स्वाद कौन बताएगा, जीभ का सबसे आगे वाला भाग। क्या, जो जीभ का सबसे आगे वाला भाग है वो आपको पता चल जाएगा कि ये रसगुल्ला है जो कैसा है, मीठा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नमकीन। क्या आता है, नमकीन। ठीक है, ये जो नमकीन होती है, नमकीन की जो स्वाद, नमकीन स्वाद होता है वो जीभ के साइड वाले पार्ट से आता है। अब आता है आपका खट्टा। क्या आता है, खट्टा। आपने क्या खाया, लेमन खाया, आपने क्या खाया, ऑरेंज खाया। ठीक है, अब इस ऑरेंज ये खा तो लिया, लेकिन अब पता कैसे चला कि ये खट्टा है या मीठा है। ठीक है, अब ये किसके भाग से चलेगा, ये जो नमकीन भाग से थोड़े ऊपर वाले भाग होता है, यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये कि भाई आपने जो भोजन लिया वो या आपने जो चीज जो भी कुछ भी खाया है वो क्या है, खट्टा है। ठीक है, इसके बाद आता है कड़वा। ठीक है, कड़वा हमेशा पीछे ही होता है, हमेशा जो कड़वाहट होती है वो कैसे होती है, पीछे होती है। तो कड़वा भाग है जो सबसे पीछे पता चलता है, जो कड़वा आदमी होता है ना वो सबसे बाद में पता चलता है कि ये बहुत ही कड़वा है। इसी प्रकार जीभ के जो जीभ है जो स्वाद का कड़वे का स्वाद है सबसे लास्ट में लेती है। जैसे ही भोजन को अंदर ले लिया हमने, भोजन को क्या किया, अंदर ले लिया, जैसे ही अंदर गया भोजन, ठीक है, जीभ के चारों ओर गया तब तो पता नहीं चला, जैसे ही हम निगलने आते हैं या लास्ट जीभ के लास्ट स्टेज पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे भाई भोजन तो कड़वा है, इसको बाहर फेंक, तब हम बाहर फेंकते हैं। इसलिए इस चीज़ को यहाँ ना होकर यहाँ होने चाहिए था, क्योंकि जो अगर यहाँ पे होते तो हम भोजन को अंदर यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं रहती, यहीं से हम बाहर त्याग देते थे। इसीलिए आपके जो कड़वा भाग है वो सबसे लास्ट होता है। अब आता है कि जीभ की जो संरचना होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है। जो जीभ आप अगर बाहर निकालोगे तो एक जीभ के नीचे एक पतली झिल्ली की तीर होती है, वो किससे क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। अब ये फ्रेनुलम क्या करती हैं, जीभ को अपने निर्धारित स्थान तक जोड़े रखती है। ठीक है, अगर आपकी लिमिट होगी, अगर फ्रेनुलम जहाँ तक खुला होगा वहीं तक आपकी जीभ बाहर आएगी। ठीक है, इस अगर आपको पूछ ले जाए जीभ जो नीचे के तलुए के साथ किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है तो आपका उत्तर होगा फ्रेनुलम। क्या होगा, फ्रेनुलम। ये तो हो गई आपकी जीभ की संरचना। ठीक है, अब ये जीभ क्या करती है, एक इस जीभ के कार्य भी देख लो। जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ कार्य क्या करती है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान निगलने में सहायक होती है, और इस जीभ के द्वारा भोजन को दांतों के नीचे धकेले जाता है और दांतों में फंसा भोजन जीभ के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये तो हो गए जीभ के कार्य। ठीक है, अब हम ये तो हो गया आपका नंबर 1 क्या, मुख या मुख गुहा। ठीक है, ये तो मुख इनके पार्ट पढ़ लिए, लेकिन इसके अंदर एक ग्रंथि आती है, लार ग्रंथि। वो क्या पढ़ेंगे हम, जो आर नाल पढ़ने के बाद पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार भोजन हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, किस प्रकार मुख में पाचन क्रिया होती है, किस प्रकार हम भोजन जो ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार शुरू होता है, लार में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, और लार में कौन कौन से एंजाइम है, उन एंजाइम को द्वारा भोजन को किस प्रकार तोड़ा जाता है, वो किस में पढ़ेंगे, लार ग्रंथि पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जो भोजन के जो आर नाल के पार्ट है उनके कार्य क्या है वो पढ़ने हैं। तो नंबर 2 पे आएगा आपका मुख गुहा। पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भोजन नलिका या ग्रसनी या ग्रेशिका। क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी या ग्रेशिका।
अब जो हमारा सेकंड है वो क्या है, भोजन नलिका, क्या फूड पाइप, या इसे क्या कहते हैं, इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, या ग्रसनी के रूप में भी जानते, ग्रसनी या ग्रसिका के रूप में भी जानते हैं। अब होता क्या इस भोजन नलिका में, इस भोजन नलिका का कार्य क्या होता है, जब हम माउथ से ये जब भोजन को मुख में लेते हैं, मुख से लेके जो ये अमाशय है, यहाँ पे अमाशय है, स्टोमच है, इस तक भोजन जो जिस माध्यम से आता है उसे क्या कहते हैं, भोजन नलिका कहते हैं। अब इस भोजन नलिका में विभिन्न भाग होते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम माउथ से भोजन लेते हैं तो ये जो भोजन नलिका होती हैं तो इसमें छोटी छोटी क्या होती है, मसल्स होती हैं या मांसपेशियां होती हैं, जो किस प्रकार होती हैं, जिस प्रकार छल्ले होते हैं ना, गोल गोल रिंगकार छल्लों के समान होती हैं। इन मसल्स का कार्य होता है कि भाई जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन को आगे अमाशय की ओर धकेलना, न कि वापस भोजन को मुख की ओर धकेलना, ठीक है। ये छल्ले क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ तक भोजन आया मेरा, ठीक है, अब इस भोजन आने के बाद वापस ये द्वार खुलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भोजन वापस, और यहाँ से वापस लॉक लग जाएगा। इसलिए लॉक लग जाता है क्योंकि ये भोजन आगे वापस पीछे ना जाए, इसलिए इसमें एक गति पाई जाती है कि भाई भोजन है जो माउथ से स्टोमच या अमाशय की तरफ किस गति द्वारा आती है। तो एक शब्द आता है आपके कर्माकुंचन गति, क्या कहते हैं इसे, कर्माकुंचन गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके पेरिस्टियल मोशन या गति, ठीक है। ये पेरिस्टियल मोशन क्या होती है, जो मैंने आपको पहले समझाई है कि भाई भोजन को आगे की ओर धकेलना या माउथ से या मुंह से अमाशय की ओर धकेलना, न कि वापस इसको भोजन को वापस मुंह की ओर आने देना, ठीक है। ये कार्य किस कारण होता है, कर्माकुंचन गति। आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है कि भोजन नलिका में भोजन अमाशय में किस गति के द्वारा जाता है, तो आपका क्या उत्तर होगा, कर्माकुंचन गति या पेरिस्टियल मूवमेंट या पेरिस्टियल मोशन, ठीक है। अब हम भोजन का आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। अब ये तो हमने पढ़ ली किस गति के द्वारा आता है या किस विधि द्वारा आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो ग्रस नली के कौन कौन से भाग है, ठीक है। ये देखो मैं आपको एक चित्र द्वारा समझा रहा हूँ। ये हो गया हमारे नाक और ये हो गया माउथ, ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं एक ही स्थान पर, जिसे क्या कहते हैं, ग्रसनी या फेरिंग्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेरिंग्स, और हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। अगर आपके एग्जाम में पूछ ली जाए नाक, नासा छिद्र और मुख द्वार जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्रसनी के नीचे क्या होते हैं, एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है, एपिग्लोटिस। ये हमने क्या लिया, भोजन लिया, क्या लिया, भोजन लिया, ठीक है। और ये ऊपर नाक से क्या आ रही है, एयर आ रही है या ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। हम गैस में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है। ये हमने भोजन ले लिया, क्या लिया, भोजन लिया, ठीक है। अब ये भोजन आएगा कहाँ पे, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या होती है, जिसे क्या कहते हैं, घाटी का ढक्कन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी का ढक्कन। अब इसे घाटी का ढक्कन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घाटी का ढक्कन क्या करता है, जैसे मैंने एयर ली या श्वसन में ऑक्सीजन ली, मैं ऑक्सीजन लूंगा तो ये क्या करेगा, ये ढक्कन किस पे लग जाएगा, आपके ये क्या होती है, फूड पाइप होती है या भोजन नलिका होती है, एक होती है श्वसन नलिका, ठीक है। ये दोनों पहले एक ही होती है, लेकिन एपिग्लोटिस के पास आने के बाद दो भागों में बंट जाती है। एक तो होती है श्वसन नलिका जो आगे चलकर कहाँ खुलती है, फेफड़ों में खुलती है, कहाँ, फेफड़ों में खुलती हैं, और ये आगे जाकर कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है, कहाँ, अमाशय या स्टोमच या पेट भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने भोजन लिया तो ये भोजन क्या करता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस के पास आता है तो ये क्या करता है, ढक्कन खुल जाता है और किस पे लग जाता है, आपके किस पर, श्वसन नलिका पर। अब श्वसन नलिका पर क्यों लग जाता है, क्योंकि भोजन के अगर कण श्वसन नलिका में चले जाते हैं तो हमें क्या आती है, अलूज आती है, जिस कारण भोजन नाक के द्वारा वापस बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ये जो क्रिया होती है, जैसे ही भोजन इसके पास आया एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, श्वसन पर, यहाँ पे श्वसन नलिका पर क्या करेगा, ढक्कन लगा देगा, जिससे कि भोजन है जो श्वसन नलिका में ना जाकर किस में आता है, भोजन नलिका या फूड पाइप में आ जाता है। इसलिए इस एपिग्लोटिस को घाटी का ढक्कन भी कहा जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि भोजन किस विधि के द्वारा, कर्माकुंचन गति द्वारा अमाशय में आता है। और यहाँ तक जहाँ पे भोजन नलिका और नासा छिद्र एक स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो एक ही होता है, ठीक है। जैसे ही एपिग्लोटिस के पास आता है तो किस में बदल जाता है,
आपके एक तो भोजन नलिका, एक बन जाती है श्वसन नलिका जो आगे जाकर फेफड़ों में खुल जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया सभी ने। इसके बाद आपके नंबर 3 पे आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अमाशय या पेट। ठीक है, अमाशय या पेट। तो हमारे नंबर 3 पे आता है आपका क्या? अमाशय। क्या आता है? अमाशय। 2 नंबर पे क्या पढ़ा हमने? ग्रसनी या भोजन नलिका। ठीक है, अब भोजन ग्रसनी से होता हुआ भोजन किस में आता है? अमाशय में आता है। ठीक है, अब जो अमाशय और ग्रसनी से जो भाग जुड़ा होता है वो क्या भाग कहलाता है? कार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डिया कहलाता है। ठीक है, ये होगी क्या? आपकी ग्रसनी यहाँ पे खत्म होती है या ग्रसिका। ठीक है, अभी ग्रसिका जिस भाग से जुड़ेगी वो क्या कहलाएगा? आपका कार्डिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्डिया कहलाएगा। ठीक है, और जो मध्य वाला भाग है वो क्या कहलाता है? नंबर 1 पे तो एक हो गया कार्डिया, नंबर 2 पे हो गया आपका फंडस और नंबर 3 पे हो गया आपके पाइलोरिक। ठीक है, अब ये फंडस मध्य वाला भाग होता है, ये क्या कहलाता है? जो फंडस कहलाता है। ठीक है, और जो ये पाइलोरिक भाग है इसके द्वारा क्या होता है? ये अमाशय है। ठीक है, ये अमाशय किसकी वापस किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। ठीक है, ये ग्रसिका के बीच में क्या होता है? अमाशय होता है। ठीक है, जहाँ पे भोजन है कुल कितना रुकता है? अपने कुल 3 से 4 घंटे भोजन किस में रहता है? अमाशय में रहता है। ठीक है, और अमाशय में रहने के बाद वापस किस में आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। और यहाँ पे कुछ ये जो मैंने ग्रीन कलर में डॉट डॉट में बताई है ये क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जठर रस का स्त्रवण किया जाता है। किसका? जठर रस का स्त्रवण किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये जो मैंने लाल लाल डॉट के बताई है ये क्या है? मांसपेशी या परत होती है जो क्या करती हैं? सारी माध्यम बनाए रखती हैं। ठीक है, क्या बनाए रखती हैं? सारी माध्यम। अब ये सारी माध्यम कैसे या बेस मीडियम किस प्रकार बनाती है ये आपको हम इसी में बताने वाले हैं। ये होगी आपकी क्या? जठर ग्रंथियां, जो ये डॉट डॉट बताई हैं हरी कलर में, जो ये क्या होती हैं? आपके जठर ग्रंथियां होती है, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार के एंजाइम, एक तो होता है एचसीएल अम्ल, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। ठीक है, अब आता है नंबर 1 पे आपके क्या? एचसीएल। क्या आता है? एचसीएल। ठीक है, अब ये एचसीएल क्या होता है? एक एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। इसको हम हमारे शरीर का तेजाब भी कह सकते हैं। तेजाब होता है ना, उसी की तरह ये एचसीएल होता है जिसका पीएच मान होता है 1.3। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसके कार्य देखिए, ये एक क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, अब ये प्रबल अम्ल कैसे हुआ? ये देखिए आपके क्या हो गई? पीएच स्केल हो गई। ठीक है, ये हो गया 0, ये 7, ये हो गया आपके 14। ये 0 से 14 क्या है? ये तो हो गया यहाँ पे अम्ल, ये हो गया उदासीन, ये हो गया आपके सार। ठीक है, अब ये 0 से लेके 7 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लता का क्रम क्या होगा? घटता जाएगा। क्या करता जाएगा? घटता जाएगा। अब मैं बात करूं 0 से 4 तक क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, और 4 से 7 होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। अब अम्ल जो 0 से लेके 4 तक क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, और 4 से 7 तक होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जो सार की बात करूं तो 7 से लेके 9 तक क्या होते हैं? आपके दुर्बल सार। क्या होते हैं? दुर्बल सार होते हैं। और 9 से 14 तक क्या होते हैं? प्रबल सार होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रबल और दुर्बल सार क्या होते हैं या अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कि ये एसिल क्या कहता है? जो हमारे शरीर में जो खाना लेते हैं, भोजन आता है, उसमें क्या होते हैं? माइक्रो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। उनको क्या करता है? नष्ट करता है, क्योंकि इसमें एचसीएल की मात्रा होती है, जो क्या होता है? एक तेजाब होता है। ठीक है, जो क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे तोड़ने में भी कार्य करता है, और जो उसमें आए हुए बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होती है, जो हमने माना कि कभी बासी भोजन खा लिया तो उसमें जो फंगस होती है उसको मारने का कार्य कौन करता है? एचसीएल करता है। ठीक है, ये क्या करता है? शरीर की अगर एचसीएल की मात्रा अधिक होगी तो शरीर में क्या होगी? अम्लता बढ़ जाएगी या एसिडिटी बढ़ जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि जो एज में अधिक होते हैं उन्होंने बोला कि मुझे एसिडिटी हो गई। ये एसिडिटी किस कारण हुई? एचसीएल की मात्रा के कारण। ठीक है, अब इस एचसीएल का पूरा नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या एक प्रबल अम्ल है जिसकी मात्रा अधिक होने पर शरीर में क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है या अम्लता बढ़ जाती है। अब ये एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि डॉक्टर से बोलते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाके बोलते हैं कि भाई साहब मुझे एसिडिटी हो रही है, तो आप मुझे टैबलेट दीजिए जिससे कि मेरी की एसिडिटी खत्म हो जाए। तो आपको वो क्या देगा, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना एक टैबलेट देगा, जो क्या है, एक सार है। क्या है, सार है। अब ये सार क्या करेगा, Mg, ठीक है। अब ये सार क्या करेगा, हमारे शरीर में क्या बढ़ गई, HCl की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। अब हम HCl तो हमारे शरीर में है, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड है, अब इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हमारे शरीर में उपस्थित HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, MgCl बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। अब ये MgCl क्या है, आपके लवण, ठीक है, और ये HCl जल है जो वापस मुक्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारे जब शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या लिया जाता है, मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में उपस्थित HCl की मात्रा को कंट्रोल करके किस में बदल देता है, MgCl में बदल देता है, जो कि एक लवण है, ठीक है। इस प्रकार हमारे शरीर में HCl सहायक होता है, ठीक है। HCl सहायक भी होता है, अधिक मात्रा होने पर हानिकारक भी होता है। सहायक क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, ठीक है। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आपके कि जो पेप्सिन वो रेनिन को सक्रिय करता है, कौन करता है, HCl करता है। जब तक हमारे शरीर में HCl की मात्रा नहीं आती है या HCl की मात्रा रिलीज नहीं होती है या HCl का निर्माण नहीं होता है, तब ये पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं। तो इधर देखिएगा, आपको मैं नीचे यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। जब ये निष्क्रिय होते हैं तो किस रूप में होते हैं, सबसे पहले ये क्या होते हैं, पेप्सिन किस में होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है। ये किस रूप में होता है, पेप्सिनोजन के रूप में उपस्थित होता है। जैसे ही क्या हुआ, HCl की मात्रा स्त्रावित हुई या HCl का निर्माण हुआ या हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण हुआ, तो ये किस में बदल गया, आपके पेप्सिन में, ठीक है। तो ये क्या थी, पहले निष्क्रिय थी, क्या थी, निष्क्रिय, ठीक है। और ये जब HCl की मात्रा स्त्रावित हुई, ये क्या हो गया, आपके सक्रिय, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेप्सिनोजन के बाद आता है आपका जो रेनिन होती है, वो किस फॉर्म में होती है, प्रोरेनिन। क्या होती है, प्रोरेनिन, ठीक है। अब ये जो प्रोरेनिन है, HCl की मात्रा स्त्रावित होने पर किस में बदल जाती है, रेनिन में, जो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, ठीक है। अब ये प्रोरेनिन और रेनिन का कार्य क्या है, तो देखिए, तो रेनिन होती है जो क्या करती है, 90% क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। क्या होती है, 90% प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और जिसमें कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, छोटी आंत। एक बार वापस अमाशय को देख लेते हैं कि अमाशय जिसे पेट भी कहते हैं, स्टोमच भी कहते हैं, कई बार इसे हम कहते हैं कि हमारे कलेजे में जलन हो रही है। कलेजा कुछ नहीं है, वो क्या है, आपका अमाशय है। अमाशय में जब एसिडिटी या HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे कलेजा या अमाशय में जलन होती है। किस कारण होती है, HCl के कारण होती है। तो वापस देखिएगा, ये ग्रसिका या ग्रसनी से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डिया कहलाता है। अगर आपके पूछ लिया जाए कि अमाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो नंबर कार्डिया, नंबर 2 पे फंडस, 3 नंबर पर पाइलोरिक, ठीक है। अब ये जो हमारे जो शरीर में अगर HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो मैंने आपको बताया, जो ये जो माध्यम, जो ये मस्कुलर या मांसपेशी परत है, ये क्या करती है, सारी माध्यम बनाए रखती है। क्योंकि अगर इतना प्रबल अम्ल हमारे अमाशय में रहेगा, HCl बनेगा, तो हमारे अमाशय को जला देगा, क्योंकि एक तेजाब की तरह है, तेजाब से भी तेज होता है। क्योंकि अगर 1 पॉइंट pH वाला दें अम्ल, तो हमारे शरीर में अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारे हाथ पे जलन या जल जाएगा। लेकिन हमारे अमाशय में तो इसका निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण में अमाशय को वापस HCl को कंट्रोल करने के लिए ये जो मांसपेशियां परत होती हैं, जो ये क्या करती है, सारी माध्यम बनाती है, जिस कारण इसको वापस HCl को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भोजन हमारे अमाशय में कितना रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है। कितना, 3 से 4 घंटा। इसके बाद आती हैं जठर ग्रंथियां, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसके द्वारा HCl, पेप्सिन और रेनिन स्त्रावित किए जाते हैं। जो HCl का कार्य क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है।
एसिडिटी बढ़ाता है शरीर में HCl की मात्रा अधिक होने पर, ठीक है। अब ये HCl क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। किस प्रकार करता है, क्योंकि जो है पहले पेप्सिन किसके रूप में होता है, पेप्सिनोजन के रूप में होता है। जैसे ही HCl की मात्रा आई तो किस में बदल गया, पेप्सिन में बदल गया, जो कैसा हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोरेनिन, जो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही HCl की मात्रा आई तो ये किस में बदल गया, आपके रेनिन में बदल गया, ठीक है। अब आता है कि भाई HCl की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए या हमारे शरीर में अम्लता को रोकने के लिए क्या आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे शरीर में उपस्थित HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनाता है, जो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है, ठीक है। अब आता है अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अब वही देख, मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। जो कल की क्लास में एक पॉइंट छूट गया था, आप लिख लीजिएगा कि जो मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और जो अमाशय में भोजन पचता है वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। यहां तक आ गए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट भाग आता है आपका नंबर 4, छोटी आंत, जिसको हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत कल हमारा ये आहार नाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। तो यहाँ तक आपको नोट्स बनाते हैं और साथ साथ में नोट्स करते रहना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।